कल लास्ट में हमने एक टेबल क्रिएट किया था इस तरह से। इस टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक के मार्क्स है कुछ, मैंने कुछ मार्क्स यहाँ पर एंटर किए हैं, साइड में मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ रैंडमली। थोड़े एक लेक्चर के बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमने जो है ऑटोमेटिकली कैसे परसेंटेज को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर। अभी जो है मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि हम जो है नंबर को फॉर्मेट किस तरह से करते हैं। कुछ परसेंटेज, अब मैंने यहाँ पे लिखा 54.8765 जो नंबर है, हम सॉरी हम इस नंबर को जो है थोड़ा रिड्यूस भी कर सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि हमें पॉइंट्स के बाद एक नंबर चाहिए, दो नंबर चाहिए, हम कह सकते हैं कि हमने इसको परसेंटेज में लिखना है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास नंबर फॉर्मेटिंग कहलाती हैं, यानी कि हम नंबर पे फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो इस नंबर पे फॉर्मेटिंग के लिए जिस तरह से लास्ट लेक्चर में देखा था कि फोन पे जो हमने फॉर्मेटिंग की थी हमने फोन वाले ग्रुप में की थी जाकर, और उसके बाद जो हमने अलाइनमेंट में फॉर्मेटिंग की थी हमने अलाइनमेंट वाले ग्रुप में जाकर की थी। तो अब नंबर पर जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी वो सारी फॉर्मेटिंग हम ये नंबर पर जाकर अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो किस तरह से हम करेंगे ये एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम जिस सेल पे हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है हम उस सेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जी हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल है, इसको हम कहते हैं इंक्रीज डेसिमल और यहाँ पे लिखा हुआ जी डिक्रीज डेसिमल। अभी हमें इंक्रीज तो चाहिए नहीं, हम डिक्रीज करते हैं। यहाँ से देखें मैंने इसको 3 से 4 दफा प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली मैंने इसको दो नंबर्स में रिड्यूस कर दिया, यानी कि पॉइंट के बाद मेरे पास सिर्फ दो नंबर अवेलेबल है। अभी मैं इसको थोड़ा और रिड्यूस करता हूँ तो देखें 54.9, इसने ऑटोमेटिकली आपका जो नंबर है वो राउंड अप कर दिया। जो भी मैथमेटिक के जितने भी काम है ये ऑटोमेटिकली पॉइंट्स के बाद वाले नंबर के जितने भी आपके पास हम कह सकते हैं कि रूल्स है वो रूल्स को फॉलो करते हुए ऑटोमेटिकली अप या डाउन कर देता है नंबर को। ठीक है, इसको हम 55 तक भी कर सकते हैं। अब अगर आपने दोबारा इसको पॉइंट्स में लिखना हो तो ये देखें आपके पास पॉइंट्स में आ रहे हैं। अगर यही पे आपको मैं बताऊं इस सेल, ये सेल हमारे पास है जी E5 सेल के आप राइट साइड पे देखें तो आपको से ये बार नजर आ रही है व्हाइट कलर की, इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार। ठीक है, इसका अगर मैं इस पे माउस जो है होवर करके रखूं तो आपको नजर आ रहा होगा नीचे लिखा हुआ फार्मूला बार। ये फार्मूला बार पे आप नंबर देखें अगर तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर वही वाला लिखा हुआ जो मैंने लिखा था हाथ से, यानी कि जो मैंने अभी टाइप किया था नंबर वही लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए 54.879 रिड्यूस कर दूं तो ये देखें यानी कि नंबर बैक साइड पे वही वाला रहा है जो नंबर एक्चुअल में था, नंबर बैक साइड पे वही वाला है, लेकिन आपको जो शो किया जा रहा है वो उसको हम कह रहे हैं नंबर फॉर्मेट। आपने कुछ जिस तरह से आपने यहाँ पर फॉर्मेट की थी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था, आपने इसको कैलबरी में 24 में किया था, मेल मर्ज किया था, ये आपने सेल पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी। इस तरह से हम एक टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग इस तरह से अप्लाई करते हैं कि हम यहाँ से नंबर में इसको नंबर ग्रुप में आगे चेंज करते हैं। अगर मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, सिलेक्ट करने के बाद आप सबको यहाँ से इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं इजीली। इंक्रीज या डिक्रीज अगर आपने करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर फॉर्मेट में ही। जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ आपके पास अमाउंट, यानी कि आपने कितने पैसे पे किए, नंबर जो है कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई की जा सकती है, इसके नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर कॉमा स्टाइल है। जिस तरह से अक्सर आपने देखा होगा जो हमारे पास पैसे होते हैं या हमारे पास कुछ अमाउंट होती है या वो नंबर्स होते हैं, हम उनको कॉमा सेपरेटली लिखते हैं, यानी कि 3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और 3 डिजिट्स के बाद जो है हम एक कॉमा लगाते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा लेंथी लिख करके लिखूं तो आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आएगा। देखें 3 डिजिट के बाद कॉमा, तो बैक साइड पे देखें जो हमारे पास फॉर्मूला बार है इसमें हमारे पास जो है वो नंबर जो है वो एग्जैक्ट इसी तरह से लिखा हुआ है जिस तरह से पहले लिखा हुआ था, लेकिन हमारे पास जो सामने शो किया जा रहा है उसमें कॉमाज है। एक्चुअल में ये एक इंटीजर नंबर ही है, हम डिजिट्स ही है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर डॉलर का साइन है, यानी कि हम इसके साथ एक डॉलर का साइन भी लगा देते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट साइंस है करेंसी के। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पर रुपीस भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास नॉर्मली हम जब पाकिस्तान में कीबोर्ड यूज करते हैं वो यूएस कीबोर्ड है, यानी कि जो हमारे पास लैंग्वेजेस है
वो हमारे पास जो है वो सारी यूएस की है, यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा जो हमारे पास अगर आप कीबोर्ड के हवाले से सेटिंग चेंज करते हैं तो आपको लैंग्वेज भी चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप वहां से जाकर अपना रीजन चेंज करते हैं पाकिस्तान, ये क्योंकि हम जितना भी काम करते हैं सारा यूएस की बेस है, यूएस की बेस पे, तो यहाँ पर आप उसके बाद आपके पास यहाँ पर आरएस का साइन आ जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम इसको यूज नहीं करते। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब हम कंकैटिनेशन देखेंगे तो हम इसको खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग क्या हमने देख लिया कि जो हमारे पास नंबर लिखे हुए हम इसको इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम इसको थोड़ा फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहाँ मैं लिखते थे यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि जिस डेट को ज्वाइन किया गया स्कूल, या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हो सकती है। अब आपने बात नोट की होगी कि मैंने पूरे कॉलम पे लास्ट लेक्चर में फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी रैप टेस्ट की, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है ऑटोमेटिकली रैप हुई जा रहा है। देखिए इस पे रैप अप्लाई नहीं है, इस पे लास्ट में अप्लाई था, तो इस पे रैप ऑटोमेटिकली होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब 29/1/2020, ठीक है, 29/01/2020, ये बाय डिफॉल्ट जो है डेट इस तरह से इसने एडजस्ट किया। अब इसको हम थोड़ा फर्दर प्रोसीड करने के हवाले से देखते हैं। आपके पास यहाँ पर एक डायलॉग हम कह सकते हैं जिसको ड्रॉप डाउन मेन्यू है। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास आ रहा है शॉर्ट डेट। आप शॉर्ट डेट पे क्लिक करें तो फिल वक्त हमारे पास शॉर्ट डेट ही है, यानी कि शॉर्ट का मतलब स्मॉल, स्मॉल डेट लिखी हुई है 29/01/2020। अगर आप यहाँ से इसको लॉन्ग करें तो देखिए जनवरी 21, तो 1 की जगह पे इसने जनवरी लिख दिया, आगे 29 है, कॉमा 2020। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर से अगर आप देखते हैं, सबसे पहले जनरल। जनरल में हम कहते हैं कि हमने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करनी, तो जो भी चीज हमारे पास है, नंबर है, जो भी है, वो उसको ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट कर देता है, जो उसको समझ आती है। एक्सेल को एक्सेल को भी समझ आ रही थी कि यार ये नंबर, कुछ नंबर है, तो उसने उसमें इसको कन्वर्ट कर दिया। डेट अगर हम तो कैलकुलेट करें तो हमारे पास नंबर यही आता है। नेक्स्ट हम देखें तो हम कहते हैं नंबर है, नंबर पहले भी यही था। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट डेट है, शॉर्ट डेट आ गया है। लॉन्ग डेट है, लॉन्ग डेट आ गया है। साथ हमारे पास जो है टाइम, अगर हमने यहाँ पे लिखा हो टाइम भी आ जाता है। नंबरिंग के हवाले से यहाँ पे अगर इस नंबर पे हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर करेंसी है। करेंसी आपको पता है $7 का साइन आ जाएगा, ये करेंसी के हवाले से यहाँ से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमारे पास जो है परसेंटेज है। इससे पहले जो है हम अकाउंटिंग देखते हैं। अकाउंटिंग में हमारे पास जो है कॉमा, जो हमारे पास करेंसी का सिंबल है वो लेफ्ट लाइन हो जाता है, और जो टेक्स्ट हमारे पास वो राइट लाइन हो जाता है। और इसके अलावा जितना भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो सारी कॉमा सेपरेटेड हो जाती हैं, यानी कि हमारे पास यस सर इसमें कन्वर्टर भी है, जैसे हमने आपने कहा कि कोई सैम्बल लगा सकते हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में लिखें और उसको कन्वर्ट कर दें डॉलर में, तो यहाँ पे कोई कन्वर्टर भी जी मौजूद है या सिर्फ जी जी, यहाँ पर कन्वर्टर मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे फार्मूला। जब हम खुद से फार्मूला क्रिएट कर रहे होंगे तो हम कन्वर्टर को अपना बना लेंगे। हम जो है यहाँ पर ऊपर टॉप पे करेंसी का रेट बताएंगे, करेंसी का रेट इतना है, तो उसका रेट के मुताबिक जो हम नीचे कुछ फार्मूलाज लगाए होंगे हमने, जो लिंक्ड होंगे आपस में। बस आपने डेली बेसिस पे जैसे बाकी लोग करते हैं, मॉर्निंग में आना, आते साथ ही रेट लिखना है, तो नीचे ऑटोमेटिकली सारी लिस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो कन्वर्टर्स हम खुद से बनाते हैं, ये कन्वर्टर बाय डिफॉल्ट इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास हम यहाँ पे भी अकाउंटिंग करेंसी देख ली हमने। करेंसी में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डॉलर का साइन आता है, और जो हमारे पास अकाउंटिंग है इसमें हमारे पास जो वैल्यूज होती है उसको हम कॉमा सेपरेटेड भी करते हैं साथ, और हमारे पास जो है वो करेंसी का सिंबल भी आता है साथ। नेक्स्ट शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट यहाँ से दे लिया, टाइम भी दे लिया। बात है परसेंटेज में। परसेंटेज ये होती है कि हमारे पास अगर यहाँ मैंने लिखा हुआ 250, अगर आपने मैथमेटिक्स में देखा हो जो छोटी क्लासेस होती है, अगर हम इसको परसेंटेज में लिखें परसेंटेज के सिंबल के साथ, तो इसको ऑटोमेटिकली वो 100 से मल्टीप्लाई करता है और साथ परसेंटेज का साइन लगा देता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 0.05% तो अगर मैंने परसेंट में लिखना हो तो मैं परसेंट का साइन अगर लगाऊंगा तो ये 50% बनता है। 0.50 बेसिकली मेरे पास एक 50% है। या अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ
पर्सन के सिंबल के बगैर मैं सिंपल इसको नंबर करता हूँ, अगर 0.25 0.25 बेसिकली 25% है। अगर हम 100 में से देखें तो यहाँ पे अगर हम परसेंट सिंपल लगा लेते हैं तो ये 25% है। इसको हम थोड़ा डिटेल में थोड़ी देर बाद जाके देखेंगे, जब हम फार्मूलाज को देखेंगे कि जिसमें हम आप कहते हैं कि मतलब हम एक शीट तैयार करेंगे प्रॉपर, जिसमें हमारे पास एक आइटम होगी। सपोज आपने एक पैनाडोल की जो टैबलेट है वो एक फार्मेसी से खरीदी है, उस पे जो अमाउंट है उसकी एक्चुअल वो 12 रुपए का एक जो है वो हम कह सकते हैं कि पर पीस है, उसमें आपने 2% डिस्काउंट देना है। तो डायरेक्ट आप 0.2% उस पर अगर आप करें तो आपको 2% जो है उस पर ऑटोमेटिकली डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हम फार्मूला देखेंगे तो उसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसको। नेक्स्ट मेरे पास फ्रैक्शन है, कोई अगर आपके पास नंबर लिखा हुआ है, आप उसको फ्रैक्शन में लिखना चाह रहे हैं 1/2 की फॉर्म में, तो देखिए 42 2/3 आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा फ्रैक्शन, इसके हवाले से थोड़ा आपको पता ही है। पहले 42 साइड पे आएगा, 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है जी साइंटिफिक मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में अगर आपने लिखना हो। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट में। टेक्स्ट बेसिकली हम कहते हैं कि जब हमने कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करनी होती, हम कहते हैं कि यार ये नंबर भी नहीं है, ये डेट भी नहीं है, ये टाइम भी नहीं है, ये फ्रैक्शन भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक टेक्स्ट है। तो उसके लिए जो है हम उसको टेक्स्ट में फॉर्मेट में कर देते हैं। उससे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ना ही नंबर फॉर्मेटिंग उसमें अप्लाई होती है, ना ही डेट फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है। अच्छा, अब इसमें कुछ कस्टम फॉर्मेट्स है, वो हम क्विकली देख लेते हैं कि हम अपना एक फॉर्मेट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से आपके पास यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है, मैं कुछ डेट जो है वो लिख लेता हूँ, 02/02/2019। मैं चाह रहा हूँ कि इस सेल को बैकएंड पे आप देखेंगे कि आपका डेट वही लिखी हुई है। अगर आप मैं इस पे भी क्लिक करूँ तो अगर बैकएंड पे 29/01/2020 ही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है डेट की। अगर मैं यहाँ पे भी लॉन्ग डेट की फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँ तो ये चीज ऐसे ही लिखी हुई आ जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको कुछ डिफरेंट वे में जो है फॉर्मेट किया जाए। तो मैं जिस सेल पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होगी उसी सेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से नंबर का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। नंबर का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद ये सारी चीजें वही वाली आ रही है, नंबर, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज। हम कस्टम में कराएं। कस्टम में आने के बाद ये जो आपके पास यहाँ पे टाइप लिखा हुआ, आप इसको खत्म करें। हमेशा डेट के लिए जो है वो डबल डी इस्तेमाल किया जाता है, डबल डी। यानी कि मैं अगर सिर्फ डबल डे लिखूंगा तो मुझे इस डेट में से सिर्फ और सिर्फ डे शो होगा सामने। मैंने ओके प्रेस किया, ये देखिए बैक साइड पे मेरे पास डेट ही लिखी हुई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सामने जो है सिर्फ और सिर्फ एक डे बताया जाए कि कौन सा डे था, 29 डे था। ठीक है, फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। मैं दोबारा डायलॉग बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। आपने कस्टम में जाना है। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आपने डबल डी। डबल डी का मतलब है कि आपने डेट बतानी है पहले, उसके बाद मैं कहता हूँ डबल एम। डबल एम के बाद आपने मंथ बताना है। अगर आप 3 दफा एम लिख देंगे तो आपके पास जनवरी JAN लिखा हुआ आ जाएगा, या फेब होगा तो FEB आ जाएगा, मार्च होगा तो MAR आ जाएगा। तो ईयर के लिए आप डबल वाई लिखते हैं, डबल वाई लिखेंगे 20 आ जाएगा। 3 दफा या 4 दफा लिखेंगे आपके पास 2020 आ जाएगा कंप्लीट। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई 20 लिखा हुआ है इस तरह से। तो देखिए 29 Jan 20, यानी कि मेरे पास एक नंबर फॉर्मेट है। कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो डेट है उसको लिख सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे स्टार्टिंग में ईयर लिखा हुआ आना चाहिए, तो आप यहाँ पर करेंगे 4 दफा वाई लिखेंगे, स्टार्टिंग में 20 लिखा हुआ आएगा। फिर मैं कहते हैं कि मुझे मंथ का नाम लिखा हुआ है, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल डी। या हम कहते हैं डेट, डे, डी से डे बनता है तो डे का नाम लिखते हैं। तो देखिए वेडनेसडे लिखा हुआ आ गया। आगे हमारे पास मंथ है, ये इस तरह से ओके प्रेस किया तो देखिए 2020 था, वेडनेसडे था और साथ में जनवरी था। यानी कि जो भी डेट थी पीछे 29, अगर आप इस पर डबल क्लिक भी करें तो आपके पास एक्चुअल में डेट वही वाली आ रही है। लेकिन बैक साइड पे आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी कि जो सामने आपका डाटा शो किया जा रहा है वो किस फॉर्म में शो किया जा रहा है, यानी कि किस तरह से आपने फॉर्मेट करना है डाटा को। तो अगर आप नंबर के फॉर्मेट में आए डायलॉग बॉक्स के अंदर तो आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। जिस तरह से अगर आप डेट में आते हैं तो आपके पास डेट में पहले से ही कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल है। टाइम में आते हैं तो टाइम में आपके पास फॉर्मेट्स अवेलेबल है काफी ज्यादा। अकाउंटिंग में आते हैं तो आपके पास यहाँ पर बता रहा है कि कौन सा सिंबल आपने लगाना है।
इसके अलावा जो है आपके पास डेसिमल प्लेसेस कौन कौन सी आनी चाहिए। लेकिन इसमें जो भी पहले बात की थी एक सिस्टर ने के यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, कन्वर्टर, ये कन्वर्टर वाला हिसाब था बिल्कुल भी नहीं है। ये नंबर है, जस्ट नंबर के साथ आपने सिंबल लगाना सिर्फ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास करेंसी है। करेंसी अगर आप इसको करते हैं तो आप करेंसी बताते हैं कौन सी है और कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपने उसको लिखना है, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये आपने उसको कर लिया। इसके अलावा इस पर थोड़ी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं क्विकली। आप आते हैं यहाँ पर, ये एक डेट है तो डेट में ही रहते हुए इसको इस तरह फॉर्मेट कर देते हैं। तो देखें 2 फेब, यानी कि आप डाटा बैक साइड पे आपका डेट ही लिखी हुई है। देखें ये पीछे डेट ही लिखी हुई है, लेकिन आप इसको फ्रंट साइड पे जो है कस्टमाइज कर रहे हैं, यानी कि किस तरह से आपने यूजर को शो करवाना है कि पूरी डेट शो करवा देनी है, या मंथ शो करवाना है, या डे शो करवाना है, या आपने ये शो करवाना है। ये तो था हमारे पास नंबर। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करते हैं। सर ये जो कॉलम होता है इसमें हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें पूरे कॉलम में सिर्फ डेट का फॉर्मेट ही अप्लाई हो? जी बिल्कुल, आप जी पे क्लिक करके इस तरह से यहाँ पर आकर कस्टम में आएंगे। यहाँ पर आप एक फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं, DDM 4 दबाएं, यानी कि मैं जो भी डेट यहाँ पर अब लिखूंगा 01/01/2020, तो वो ऑटोमेटिकली इसको इस तरह से एडजस्ट करेगा। मैं जहां भी मर्जी जाके इस कॉलम में लिखूं 02/04/2030, तो देखें उसने जो मैंने भी फॉर्मेट लिखा है करंटली वो उसके मुताबिक पूरे कॉलम को एडजस्ट करेगा। बिल्कुल। और अगर पूरे कॉलम पे हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं कोई पर्टिकुलर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसमें से कोई एक या दो जो बॉक्स है ना या रोज हैं उस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई ना हो, एक्सक्लूड कर दूं मैं उसको फॉर्मेटिंग जी से, तो उसका बिल्कुल क्या बिल्कुल। आप इसको सिलेक्ट करें इस तरह से, जो आपने पहले अप्लाई कर दिया है उसको अप्लाई रहने दें। इसके अलावा आप इन दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अगर इनको हम टेक्स्ट कर दें तो यहाँ से आप टेक्स्ट कर देंगे सिंपल, बिल्कुल बस। यानी कि इन दोनों पे टेक्स्ट ही रहेगा, बाकी जो पूरा कॉलम होगा उस पे जो हमने पहले अप्लाई किया था वो होगा। एक ये भी चीज है। इसके अलावा अगर आपने पूरे कॉलम पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया स्पेसिफिकली, बाद में आपको याद आया कि आपके पास 1-2 सेल्स है जिस पे फॉर्मेटिंग आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी, तो भी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे उसको। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लियर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर फॉर्मेट्स, यानी कि जो फॉर्मेट्स आपने अप्लाई किए वो सारे क्लियर हो जाए। ये 2-3 तरीके इसके साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल में क्लियर है बात। नेक्स्ट जो हम फर्दर चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे एक टेबल की। ये तो हमने एक बना लिया टेबल, एक सिंपल सा। आपने फॉर्मेटिंग भी दे ली सिंपल सी के फॉर्मेटिंग क्या होती है, अलाइनमेंट, और इसके अलावा मर्ज, रैप, और आप नंबर को एक फॉर्मेट किस तरह से कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद अब हम बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था एक नाम, अभी मैंने लिखा था नाम, कुछ नंबर लिखे हुए हैं। मेरा दिल करता कि मैं एक नया रिकॉर्ड भी एंटर करूं, कोई 4-5 बच्चे और आ गए, मैं दोबारा से एक नाम लिखूं। लेकिन आप देखें कि फॉर्मेटिंग वो अप्लाई नहीं हो रही इसके अंदर। यानी कि जो ऊपर चीजें फॉर्मेटिंग हुई हुई थी वो तो सिर्फ जितना हिस्सा मैंने सिलेक्ट किया हुआ था उतने हिस्से पे ही फॉर्मेटिंग हो रही थी, बाकी नीचे वाले हिस्से पे फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, इसको करने के लिए जो है मैं एक नई शीट ओपन करता हूँ, एक सेकंड के लिए मुझे। जी स्क्रीन आपके पास एक शो की आ रही होगी मेरे पास। अब मैंने भी एक फाइल ओपन की है जिसमें मेरे पास जो है बहुत ज्यादा डाटा अवेलेबल है। आप ये देख रहे होंगे मेरे पास बहुत ज्यादा इसमें वैरायटी है बहुत ज्यादा डाटा की। तो इसको जो है हम थोड़ा फॉर्मेट करते हैं। अभी सबसे पहले जो है हम इसको एक टेबल की फॉर्म में डाटा को किस तरह से करते हैं, यानी कि टेबल बेसिकली होता है क्या है, टेबल के फायदे क्या है और नुकसान आते हैं, अभी देखते हैं। सिंपल मेरे पास ये टेबल है पूरा, मेरे पास इसमें बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स है। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ पहले,
सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले जो आप फर्स्ट सेल पे क्लिक करते हैं, मैं कीबोर्ड ओपन करता हूँ, उसमें आपको बता देता हूँ मैं कि क्विक सिलेक्शन किस तरह से की जाती है। आपने सेल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने जिस तरह से बाकी फाइल्स टेक्स्ट वर्ड के अंदर सिलेक्ट किया जाता है, उसके लिए आप शिफ्ट की यूज करते हैं। यहाँ भी शिफ्ट की ही यूज की जाती है। शिफ्ट की प्रेस करेंगे आप, ये वाला एरो प्रेस करेंगे तो ये देखें शिफ्ट की प्रेस करके रखनी है आपने, फर्स्ट सेल से शिफ्ट की प्रेस करके रखनी है और आपने इस तरह से आगे मूव करते रहना है, तो आपको देखें सेल सिलेक्ट होते जा रहे हैं। इसके अलावा एक और शॉर्टकट की हमारे पास, कंट्रोल प्रेस करके रखें और आप अगर एरो की प्रेस करेंगे तो देखें एक रो पूरी सिलेक्ट हो गई है। दोबारा देखें, अगर आपने एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल प्रेस करके अगर आप ये वाला एरो प्रेस करें तो हम स्टार्ट पे पहुंच जाते हैं, हमने कल भी देखा था। दोबारा देखते हैं, कंट्रोल, अब हमने सिलेक्शन करनी है, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन आ रही है। कंट्रोल प्रेस करके अगर आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब अगर आप डाउन वाला एरो प्रेस करेंगे तो देखिए पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसको दोबारा एक दफा देखते हैं। मैं कंट्रोल प्रेस करके अपर की प्रेस करता हूं तो मैं सबसे स्टार्टिंग में आ गया हूं। यहां से हम क्या करेंगे, हमने राइट साइड पे जाना है तो हम सिलेक्शन भी करनी है, साथ शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे सिलेक्शन के लिए। राइट साइड के एंड पे जाने के लिए हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करते हुए मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा तो मेरे पास नीचे तक पूरे टेबल की सिलेक्शन हो जाएगी। मेरे पास अब टेबल होगा सिलेक्ट होने के बाद हमारे पास यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ ऑप्शन है स्टाइल्स के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेट एज अ टेबल, यानी कि इसको एक टेबल की फॉर्मेट में आप सिलेक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं। मैं ये चीज सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास एक टेबल है ये। वो मुझसे पूछ रहा है कि आपके पास टेबल का हेडर है नहीं, ये पूरी रेंज है, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे रेंज होती है बेसिकली। माय टेबल हैज अ हेडर, यानी कि मेरे पास हेडर है या नहीं, ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट ये हेडर बेसिकली होता है। मैंने कहा मेरे पास हेडर है, ओके प्रेस किया तो देखिए मेरे पास एक टेबल की फॉर्म में डाटा आ गया। ऊपर चीजें अलग है तो ये नीचे मेरे पास जो है एक टेबल में डाटा आ गया। और जो हमने लास्ट टाइम खुद से चीजें देखी थी एक एक करके कि हम जो है किस तरह से हेडिंग को किस तरह से जो है वो बॉटम पूरा टेबल जो है वो फॉर्मेट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम एक दफा ही जो है अपना टेबल पूरा जो है वो डिजाइन चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब टेबल का फायदा क्या है, अब मैं अगर लास्ट पे जाता हूँ इस टेबल के, मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6051-1, मैंने कोई भी डेट लिखी 29/01/2010, मैंने भी डेट लिखी ही थी। तो आप देखें ऑटोमेटिकली जो मैंने नया रिकॉर्ड एंटर किया है उसने ऊपर टेबल के मुताबिक जो फॉर्मेटिंग थी उसने ऑटोमेटिकली उसको accurately हम कह सकते हैं या उसको गाइड कर लिया। तो यानी कि अगर आपने डाटा लिखना होता है, अगर आपका टेबल है टेबल की फॉर्म में डाटा है और उसमें एक से ज्यादा रोज आपको बार बार एंटर करनी पड़ रही है दरम्यान में, तो जब आप नहीं वो एक एंटर करवाते हैं नीचे की तरफ बॉटम साइड पर, तो ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेटिंग होती है पूरे टेबल के ऊपर से नीचे तक वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है जो ऊपर वाले पूरे रो की चल रही होती है। इसके अलावा हम देखते हैं जैसे मैंने फॉर्मेट एज अ टेबल किया है, उसके बाद हमारे पास वर्ड एक्सेल की जो टॉप बॉर्डर पे लाइन है यहाँ पे आता है टेबल डिजाइन, हमारे पास एक एक्स्ट्रा से टैब ओपन हो जाती है। अगर मैं बाहर किसी सेल पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें यहाँ पर हमारे पास पावर पिवट के आगे जो है कोई टैब नहीं है। जैसे ही मैं किसी टेबल के अंदर आकर क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक टेबल डिजाइन के नाम से टैब आ जाएगी। तो यहाँ पर आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं डिजाइन को। इसके अलावा कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, हेडर हो यानी कि आपने हेडर हो शो करवानी है नहीं करवानी, फर्स्ट कॉलम जो है आपने इसको हाईलाइट करना है नहीं करना, टोटल रोज यानी कि लास्ट में आपने टोटल का जो लाइन है वो दिखानी है कि नहीं दिखानी, लास्ट कॉलम आपने थोड़ा जो है वो हाईलाइट करना है या नहीं करना। बैंडेड कॉलम्स यानी कि आपने जो है एक कॉलम को छोड़कर दूसरा कॉलम जो है वो हाईलाइट करना है कि नहीं करना है। देखें
या आपको नजर आ रहा होगा, बैंडेड रोज भी होती है इनके रीडेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है ब्लू स्काई ब्लू कलर की लाइन है पूरी एक, और फिर हमारे पास व्हाइट कलर की या फिर ब्लू या फिर व्हाइट है, इसको हम बैंडेड रोज बोलते हैं। आपने बैंडेड रोज लानी है या बैंडेड कॉलम्स, तो मैं कहता हूँ अगर बैंडेड कॉलम्स है या बैंडेड रोज दोनों को कर देते हैं तो आपको रीडेबिलिटी बेहतर नहीं होती, दोनों में से किसी एक कॉलम को हम चेक करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं इसके अंदर कि जो हम ऑटोमेटिकली एक टेबल को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। वापस आते हैं अपनी होम टैब के अंदर, हमारे पास इस सेल पे क्लिक करके रखते हैं, यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट सेल। आपने एक इंसर्ट सेल कर दिया टॉप पे, यानी कि बेसिकली जब आप एक इंसर्ट सेल करवा रहे हैं तो इंटेंशन यही है कि एक पूरी रो क्रिएट की जाएगी। तो जो नई रो दरम्यान में क्रिएट की गई है उसकी फॉर्मेटिंग भी सेम उसी टेबल की फॉर्मेटिंग की तरह ही है। इसी तरह इंसर्ट में अगर देखें, इंसर्ट शीट रो, हमने कल भी ये देखा था कि हम यहाँ से भी राइट क्लिक करके एक इंसर्ट रो करवाते हैं, तो हम यहाँ से भी इंसर्ट रो करवा सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे क्लिक करके इसको कॉलम भी इंसर्ट करवा सकते हैं। हमेशा रो जो है अप साइड पे इंसर्ट होती है और जो कॉलम है वो लेफ्ट साइड पर इंसर्ट होता है। इंसर्ट शीट कॉलम, तो देखिए लेफ्ट साइड पर कॉलम हुआ है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉलम 1 लिखा हुआ आ गया क्योंकि उसको हेडिंग रिक्वायर्ड होती है कॉलम के लिए। इसके अलावा इंसर्ट में हमारे पास हम एक नई शीट यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं, जो कि हमने कल देखा था, प्लस के निशान पे क्लिक करके भी हम एक शीट क्रिएट करवा सकते हैं। फिलहाल हम वापस आते हैं अपनी ऑर्डर की शीट के ऊपर। मुझे ये तीनों रोज है वो डिलीट करवानी है, तो मैं इन तीनों रोज पे क्लिक कर सिलेक्ट करूंगा तीनों रोज को, और डिलीट में आकर यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है डिलीट शीट रोज, तो हम इन सबको इस तरह से डिलीट करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं दो कॉलम है, दो कॉलम को अगर आपने डिलीट करवाना है, दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट, और यहाँ पे लिखा हुआ डिलीट शीट कॉलम्स। इस तरह से आप कॉलम को भी डिलीट करते हैं, सिंपल है बिल्कुल। आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा सेल की फॉर्मेट में आकर यहाँ से भी आप डिलीट में आकर भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मेट है, जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर अब लिखा हुआ ये एड्रेस थोड़ा ज्यादा है और इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है, हम इसको यहाँ से रैप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक हम कह सकते हैं कि क्विक सा एक तरीका भी है, वो ये है फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो रो हाइट या ऑटो कॉलम विड्थ। कल हमने कॉलम विड्थ की बात की थी, कॉलम विड्थ को तो हम इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। दोनों कॉलम को दरम्यान में क्लिक करके रख के माउस से आप होवर करें तो आप यहाँ से इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होती है कि जैसे बहुत ज्यादा डाटा आपने लिख लिया है, इसके बाद आप फॉर्मेट में आते हैं, फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो कॉलम विड्थ, यानी कि ऑटोमेटिकली जो है कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाए। तो देखें जितने कॉलम का एड्रेस था मैक्सिमम, उसने उसके मुताबिक इसको जो है एडजस्ट कर दिया। अगर आप इस तरह से काम नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं कॉलम का साइज जो है वो इतना ही रहे और डाटा भी विजिबल हो, फिर आप यहाँ से रैप कर देते हैं। तो ये दोनों चीजों की आपको समझ आ गया कि रैप कहाँ पे यूज करना है और आपने यहाँ से ऑटो विड्थ जो है वो कब यूज करनी है। ऑटो विड्थ तब यूज करनी है जब आपके पास शीट के साइज का कोई इशू ना हो, आपके पास बड़े बड़े पेजेस हो प्रिंट करवाने के लिए, तो आप यहाँ से ऑटो कर देंगे कॉलम विड्थ। तो जितनी आपने साइज रखा होगा अभी तो मैंने रैप कर दिया था, तो उसमें जो है उसको उसमें एडजस्ट कर दिया। अगर आपने रैप ना किया होता इस तरह से, तो अगर आप यहाँ से ऑटो करते हैं कॉलम विड्थ जो है वो उसको इस तरह से इंक्रीज करना था। इसी तरह से हमारे पास जो है वो रो की हाइट भी है, रो को भी जो है आप इसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप थोड़ी बहुत एडजस्ट हुई है। इसके अलावा जिस तरह से मैं यहाँ से इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ, उसको कॉलम की विड्थ बोलते हैं। इसको हम मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। मैनुअली का मतलब यह है कि हम वैल्यू भी दे सकते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ पे कॉलम विड्थ, फिल वक्त कॉलम विड्थ जो है 25 पॉइंट्स है, तो मैं 25 को हटाकर 5 भी कर सकता हूँ, सिंपल। और मैंने 5 कर दिया है। और इसी को भी हम राइट क्लिक करके भी यहाँ से कॉलम विड्थ से 25 या 30 कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास फॉर्मेट, इंसर्ट, डिलीट में तीनों में जो से भी ऑप्शंस हैं, ये सारी ऑप्शंस राइट क्लिक करके अवेलेबल है। इंसर्ट, डिलीट, हमारे पास हमने कॉलम विड्थ देखी अभी, तो ये तीनों चीजें जो है हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये कुछ चीजें हैं जो हम एक्सेल की शीट में डेली रूटीन में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये इतनी बड़ी शीट है, मैं इसको कंट्रोल P प्रेस करता हूँ तो मुख्तलिफ पेजेस में ये आ रही है।
मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारी शीट प्रिंट ना करूँ, या मैंने अपने क्लाइंट को ये शीट सेंड करनी है, तो मैं नहीं चाहता कि उसको जो है हमारा एड्रेस पता लगे या ऑर्डर की प्रायोरिटी पता लगे, प्रोडक्ट नेम पता लगे। तो हम इसको डिलीट भी नहीं करना चाह रहे और हम चाह रहे हैं कि अगले बंदे को ये शो भी ना हो। तो उसका तरीकाकार सिंपल सा होता है, हम इसको कुछ देर के लिए हाइड कर देते हैं। हाइड का बेसिकली मकसद ये होता है कि हम फिल वक्त सामने स्क्रीन पर उसको शो नहीं करवाएंगे, लेकिन वो डिलीट भी नहीं करेंगे। एक तो होता है ना डिलीट कर देना, डिलीट से तो डाटा डिलीट हो जाएगा, वापस नहीं आएगा।